क्या है मोहब्बत की दुकान? समृद्धि के कुछ व्यंजनाएं होती हैं और जुमले लगभग उस तरह से होते हैं, मगर क्या होता है जैसे जुमले विचार बन जाते हैं, विचार जिंदगी बन जाते हैं और इस तरह से वो इतने ज़्यादा आपके जीवन में आते हैं कि आप कई बार उनको सीधे सीधे ले बैठते हैं। यही मोहब्बत की दुकान का। ईवीएम हैक होता है, ये कैसे होता है? ईवीएम इतने बड़े स्केल पे, इतने मल्टीपल लोकेशंस पे ऐसे परिवर्तन करना, कोई चीज को कुछ लोकेशंस पे तो है ऐसे नहीं जैसे आप एक प्रोग्राम बनाने का चुनाव आयोग ने इतनी बार बुला लिया लोगों को, कोई आता है नहीं, पंचायती करनी बाहर से। क्या होता है लगातार कुछ जीते, किसी आदमी की लगातार जीत होती है तो संशय पैदा करने के लिए कुछ 10-20 चीजें बनाई जाती है और राजनीति में सब होता है। एफओ हिंदी पे आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप। आज पंचायती कार्यक्रम में बात करेंगे क्या पंचायती ही करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, ख्यातनाम लेखक, मोहब्बत की दुकान चुनाव से ठीक पहले सजाने वाले यशवंत व्यास जी हैं। सर बहुत स्वागत। और पंचायती के एक और धुरंधर खिलाड़ी नवीन चौधरी जी हैं। नवीन जी आपका भी बहुत स्वागत। और पंकज शर्मा जी हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं और संवाद की दुनिया में तकनीकों के मास्टर हैं। तो आज के इस पंचायती कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान, जो दुकान चुनाव की नजर से सजाई जाती है। और मोहब्बत की दुकान लिखने वाले यशवंत व्यास जी से आज शुरुआत करेंगे सर जी कि क्या है मोहब्बत की दुकान सर? दरअसल देखिए, जुमले जो होते हैं, जुमलों पर एक बहुत लंबी कहानी बनती है, मगर इसमें जो जिस मोहब्बत की दुकान हम बात करते हैं, तो अब जैसा हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर दुकान है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा जी, उसकी रेट लिस्ट भी होगी। तो जहाँ पे रेट लिस्ट हो, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो, वो इश्क का धंधा कैसे हो सकता है? तो मोहब्बत की दुकान नहीं हो सकती, ये बेसिक होता था। लेकिन क्या होता है, जुमला जुमला होता है। आपसे जब कहते हैं हम लोग कि दूध और घी की नदियां बहती थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ही कि उन दिनों डेयरियां होती थी और वो सिर्फ दूध और दही ही बहाती रहती। समृद्धि के कुछ व्यंजनाएं होती हैं और जुमले लगभग उस तरह से होते हैं, मगर क्या होता है जैसे जुमले विचार बन जाते हैं, विचार जिंदगी बन जाते हैं और इस तरह से वो इतने ज्यादा आपके जीवन में आते हैं कि आप कई बार उनको सीधे सीधे ले बैठते हैं। यही मोहब्बत की दुकान का असली सर। चुनाव में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पीके, पी मतलब पॉलिटिकल, के मतलब कंसल्टेंसी, पीके का बड़ा जिक्र रहा कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट नाम का एक प्राणी उभरता है और आप उसके आधार पे मोहब्बत की दुकान की नींव रखते हैं और फिर भवन भी खड़ा कर लेते हैं। क्या है मामला? दरअसल क्या, ये किताब ही कंसल्टेंट को समर्पित है जी। कंसल्टेंट आपको ये बताते हैं कि जो आपके पास नहीं है उसको आप किस तरह बेचें, जो नहीं है उसको उसका होना करके उसे इस तरह बेचें कि लोग उसको होना समझ लें लेकिन फिर भी नहीं हो, जिसकी उसको जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं, वो है चीज ही नहीं है। अच्छा, आभासी दुनिया, आईटी वाले हो प्रभु आप। तो जो जैसे आप जो प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें आपको शायद आपने कभी उसको पढ़ा हो, तो वो सोनी महिवाल जब कंसल्टेंट के पास में जाते हैं तो कंसल्टेंट उनको यही राय देता है कि अब आप कपड़ों के धंधे में जाइए जी। तो कहते हैं साहब कपड़े कैसे? तो बोले नहीं, ये पहला ब्रांड होगा जहाँ पे आप कपड़ा बेचेंगे लेकिन उसमें कपड़ा नहीं होगा। सूत ना कपास, जुलाहों में लटकन लट्ठा जरूर होगा। तो ये कंसल्टेंट इस तरह की चीज होते हैं और बहुत महान होते हैं। तो वो हर एक जुमले को, हर एक चीज को, वो नफरत भी एक जुमला है, मोहब्बत भी एक जुमला है। 15 लाख वाले जुमला, पहला शब्द लोग समझे कि जुमला क्या है। 15 लाख नहीं, हर चीज को। अब अच्छे दिन, इसमें एक शीर्षक है, शीरे के अच्छे दिन जी। और ये भी है कि मोमल की वॉशिंग मशीन। हाँ, मोमल की वॉशिंग मशीन कैसे? मोमल की गारंटी। और इसका आखिरी चैप्टर है अब की बार बाढ़ के पार जी। और अब की बार बाढ़ के पार मुश्किल से नैया पार भी हुई है। तो वो जब आप उसको देखेंगे तो भाई ये कंसेप्चुअली बहुत अलग चीज थी जिसपे हम लोग अभी बात करेंगे। मेरे ख्याल से बाकी साथी कुछ और जी। मैं आपको बता दूं, यशवंत व्यास जी ने किताब लिखी है मोहब्बत की दुकान, और इस दुकान में पॉलिटिकल, राजनीतिक कंसल्टेंसी किस तरीके से हमारे या हमारे देश की जो जनता है, जो वोटर है, असली मालिक भी द पीपल ऑफ इंडिया है, उनको किस तरीके से गढ़ लिया जाए जुमलों में और गढ़ के वोटों तक लाया जाए। तो बड़ी अच्छी शैली में, नई शैली कहूंगा मैं आपको। उसकी साइज देखें तो बिल्कुल नई स्टाइल, नई साइज। सोनी महिवाल, हीर रांझा, महेंद्र मोमल, मारवाड़ी सभी हैं उसी के अंदर। और आपको मजा आएगा
इसमें सर एक चीज बहुत गजब लगी मुझे कि नवीन जी, देश की आजादी के बाद अब तक जितने चुनावी नारे हैं वो सारे हैं। सारे हैं। अच्छा, उसके अंदर ऐसा है कि कई दर्शक कहें कि के फॉर कंसल्टेंसी, हम सब हिंदी मीडियम वाले हैं। ये हम पहले ही बता देते हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। लेकिन सर उस कंसल्टेंसी में एक बहुत बड़ा तबका होता है आईटी वाला। हाँ ये आईटी वाला जो है वो वर्चुअल रियलिटी एक खड़ी करता है, जो आपने कहा रियलिटी नहीं होती। हाँ। तो पंकज जी भी हमारे बीच में है, तो पंकज जी को देखते हुए आपको वर्चुअल रियलिटी का किस्सा याद आता हो? आपने कॉट था पहले जब हम साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि सोशल मीडिया आपको चुनाव नहीं जीताता, पर सोशल मीडिया आपको चुनाव जीतते हुए दिखाता है। कहाँ से लाए आप इसको? हाँ, तो वही मेरे को लगता है वैसा ही मोहब्बत की दुकान में बताया है ना सर ने, जैसे थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी। तो सोशल मीडिया ना तो जिताता है ना जीतते हुए ऐसा भी नहीं लगता कि भाई जीतने में कोई कसर बाकी है ना, वो जीतने वाला है बस, है ना, बस हो, मतलब आपने ये पोस्ट पढ़ी और ये जीत गया। राजस्थान की एक सीट पे ऐसा था भी। रविंद्र सिंह घाटी वाली सीट पे ऐसा ही कहा गया। और अब तो कई चैनल्स ने ये कहा कि नहीं सोशल मीडिया नहीं है, तो अब सच में भी जीत रहे हैं। एक दिन पहले तक चल रहा था, मतलब उसमें बताया जा रहा था बकायदा कि सोशल मीडिया पे ही जीत रहे थे पहले तो, है ना। उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है उसकी चर्चा सोशल मीडिया पे ही है बस। हमारे एक प्रदीप जी, हम चूंकि साहित्य की दुनिया में भी हैं, तो साहित्यकार जो है राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय होता है। बिल्कुल 2.5 साल आपकी, मुझे पता है। तो एक साहित्यकार को करीब 1300 लाइक आ गए। उसके तुरंत बाद उसने घोषणा की कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो है, ये कॉन्फिडेंस यही से ये जो झूठा कॉन्फिडेंस है जो सोशल मीडिया देता है, व्यूज कभी भी वोट में नहीं बदलते हैं। लेकिन लोग ये समझते हैं कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब आप देखिए, आप लोगों ने कुछ फिनोमेना, ये आईटी वाले एक्सपर्ट है पंकज और आपने दोनों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही चैनल है सो कॉल्ड, यानी उसमें सुबह पायलट साहब के पक्ष में बहुत लंबा चौड़ा बयान चल रहा था, और उसके बाद 3 बजे के बाद में एक दूसरे सज्जन आते थे जो ये चलाते थे गहलोत साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो जो इनको पसंद करने वाले लोग थे वो इस पे आते थे, उनको पसंद करने वाले उन पे जाते थे, और उनको गालियां देने वाले भी उधर जाते थे और उनको गालियां देने वाले इधर आते थे। चैनल का फायदा, लेकिन जेब एक ही होती। सर ये एक चीज मैंने देखी, अभी अगर आप देखेंगे बड़े चैनल्स को तो टीवी पे तो एक ही स्क्रीन है, डिजिटली 2 लाइव चल रहे हैं, एक मोदी के पक्ष में चल रहा है, खिलाफ चल रहा है, वही कह रहा हूँ, और वो दोनों रास्ता जो जेब में जा रहा है वो एक ही है। वो ये तो कह रहा हूँ मैं आपको। इवन एक चैनल में सुबह 3 बजे तक, सुबह एक चल रहा है, शाम को उसकी वजह उसको निष्पक्षता बताते हैं। नहीं, वो उनको ये भी तो तय हो गया कि भाई 2 ही तरह की ऑडियंस है, एक तो प्लस है। ये बहुत पंकज ने बहुत बड़ी बात बताई कि सोशल मीडिया ने ये पोलराइजेशन किया। हाँ जी। अगर आप वो नहीं है, अब जैसे मान लो मैं ये बताऊं कि राहुल जी ने या मोदी जी ने ये किया है, तो एक का समर्थक मुझे दूसरे का समर्थक मान ले। हाँ, वही तो। हाँ, ये जो आपको हुआ है कि अचानक आपकी ब्रांडिंग कर दी जाती है, इसलिए कि आप तो वो होंगे ही होंगे, जबकि आपका भले, जबकि आप देखोगे मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से डायरेक्ट कृपा लेने वाले बहुत सारे लोग, वो आप ज्ञान का इतना प्रकाश फैलाते हैं जैसे कि पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंट वही है। जब मैं तो एक और चीज देख रहा था कि मोहब्बत की दुकान जिन्होंने शुरू की, अब चुनाव के बाद भले ही वो 3 साल का मिला के भी 200 का नंबर नहीं ला पाते हो, लेकिन इस बार चलिए 99 के आंकड़े पे आए, लेकिन उनके समर्थकों ने खुशी में ध्रुव राठी को समर्थन दिया। ध्रुव राठी की वजह से हुआ। मतलब कब तक उनके साथ ऐसा अत्याचार होगा सर कि पहले मोदी जो है वो उनका मजाक उड़ाएं, अब उनके समर्थक भी उनका मजाक उड़ाएं, उनके हिस्से का जो सारा है वो भी ध्रुव राठी को दे दें। क्या कुछ उत्साही लोग होते हैं जिन लोगों को एक की क्रेडिट दूसरे को देने की आदत रहती है, उन्होंने अपनी मेहनत की। और दूसरा एक बात हमको समझनी चाहिए, सोशल मीडिया जो है वो वैसा ही है जैसे कि वो कहानी सच है कि नहीं, लेकिन धोबी की कहानी जिसमें राम जी को सीता जी को भेजना पड़ा था वनवास के, क्योंकि धोबी की बात सुनना पड़ रही है जो। लेकिन क्या एक आदमी के पूरे पिछले बैकग्राउंड को एक जरा सी विस्पर गड़बड़ कर सकती है? कर सकती है। कई बार होता है ऐसा। एक बहुत बड़े लीडर है, मैं नाम आमतौर पर नेम ड्रॉपिंग नहीं करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। वो इतने बड़े लीडर थे, बहुत बड़ा चुनाव लड़ रहे थे, बार बार जेब में हाथ डालते थे और कहते थे ये रहे वो अकाउंट नंबर है मेरे पास, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, अकाउंट नंबर है मेरे पास, बताऊंगा नहीं। अल्टीमेटली उनके पास कोई नंबर नहीं था, लेकिन वो जीत गए थे और वो बन गए थे। तो कई बार क्या होता है कि ये अफवाहें फैलाने का या अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य की तरह पेश करने का सबसे बेहतर जरिया है ये। तो आपको बार बार जब आप कहोगे
गोएबल्स भी कहते थे ना, 100 बार बोलोगे तो झूठ भी सच लगने लगता है। नहीं सर, पर आप इसमें जनता को क्या बेवकूफ समझ रखा है? नहीं नहीं, आप बेवकूफ नहीं समझते, लेकिन क्या होता है, एक फ्लोटिंग वोटर होता है। आप जब लगातार कहते हो किसी चीज को, तो आदमी लगता है कहीं ना कहीं कोई आग नहीं तो यार धुआं है, तो आग भी हो सकती है। तो आपको संशय और संदेह का धंधा जो होता है वो उसकी मुद्रा बहुत खतरनाक होती है। तो ये पिछले दिनों में आपने देखा होगा, वरना तो क्या अड़ रही है इंटरनेशनल ताकतों को कि वो अलग अलग देशों के चुनावों में अपनी तरफ से बॉट्स और ये सब चलाती है। क्यों वार रूम बनाए जाते हैं जो सोशल मीडिया के वार रूम है? क्या जरूरत पड़ रही है उसकी? इसलिए कि आपको एक खास किस्म के नैरेटिव के पक्ष में, आप देखिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी से हम लोगों के बीच कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। नवीन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उस चीज को बेहतर प्रबंधन जानते हैं, है ना? ये और खतरनाक आदमी है जो पीजी है साइकोलॉजी में, तो आप तो और भी हमको इस बारे में ज्यादा ज्ञान दे सकते हैं। वो ये है कि अमूमन हम क्या करते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि ये कबूतर काला हो जाए, लेकिन कबूतर काला हो नहीं रहा, 3 दिन से सफेद ही है। तो अगर कोई आदमी मुझे मिल जाए जो मुझे बताए कि अमूमन सफेद कबूतर 3 दिन में काले हो सकते हैं जी, और अमूमन ऐसा तब हो सकता है जबकि आप थोड़ी सी स्याही लो, थोड़ी सी आंखों पे डालो, या कभी काला चश्मा भी लगा के देखो, आप काले की संभावना हमेशा कभी खत्म नहीं होती। तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि देयर इज अ पर्सन जो मेरे आइडिया को बाय करता है। उसको पता है कि सफेद नहीं हो सकता। तो हर आदमी कंफर्मिटी के सिद्धांत के तहत ऐसे आदमी की तलाश में रहता है जो उसके विचारों को समर्थन दे। तो मेरी आत्मा अगर किसी आदमी को जिताने की हो रही है, जिसे मैंने मान लिया है कि इसे जिताना है, भैया कुछ लोग ट्रेडिशनल वोटर भी तो होते हैं ना, एग्जैक्टली, जो चाहे कुछ भी हो वो देते ही हैं उन्हें वोट, तो कई लोगों को वोट मिलते हैं। तो अगर आप उनके पक्ष में बार बार उनको कुछ ऐसे, आप देखिए कोई आदमी पूरा लेख पढ़ता है, पूरी कहानी पढ़ता है और अपने काम की चीज निकालता है उसमें, और उसके मिस इंटरप्रिटेशन जितने हो सकते हैं वो सब करता है, वो सब करके अपने हिसाब से बनाता है। तो वो अनुकूलताएं तलाशने के लिए सोशल मीडिया पे जो आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, जो आपको व्यूज मिलते हैं, वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं। क्यों आप भैया सबसे ज्यादा कहते हैं भाई एंटी मोदी के लिए सब बहुत गजब का पुल है, कितने यूट्यूबर्स जो है उसके लिए बहुत पैसा वाले बन गए, कहते हैं ना एंटी। तो वो पुल क्यों है? क्योंकि लोग एक चलते हुए ब्रांड के खिलाफ कोई चीज है तो उसको सुनना चाहिए। क्या बात है इसमें, तो दुनिया को क्या बात है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल एक चीज देखें, हम जब गुजरते हैं तो हमारे आसपास कई मकान बन रहे होते हैं, क्या हमने कभी रुक के देखा है कि यार ये ईंट कैसे लगा रहा है? लेकिन अगर जेसीबी किसी मकान को गिरा रही है तो आप भीड़ ये बड़ा एक साइकोलॉजी का वो है। हमारा मन अगर किसी गलत चीज को सही मान लेता है, मन का एक छोटा सा हिस्सा, तो फिर बाकी का पूरा मन उसे सही साबित करने की तमाम कोशिशें। अब आपको एक एस प्रसन्नराजन की एक बहुत बढ़िया लाइन थी, अभी देखी मैंने लेटेस्ट वाले पीस में, उसमें जब सूरज की रोशनी बहुत तेज हो तो राजा के मुकुट का रंगत थोड़ी सी फीकी दिखाई देने लगती है। तो जब आप रोशनी इतनी तेज कर दो तो किसको फीका करना है? ये भी तो सोशल मीडिया का जो कुल काम है वो इस तरह का है, हवा बनाना, माहौल बनाना, चीजों को दाएं ले जाना। आपको लगता नहीं क्या कि दिन भर हमारे यहाँ की जो टपरियां हैं वो आबाद कैसे रहती हैं? और आजकल कुछ ज्यादा ही, आधे वक्त तो दुनिया यही चला रही है कि मोदी जी का क्या हो रहा है, राहुल जी जाएंगे, नीतीश कुमार किसके साथ जा रहे हैं। नीतीश तो कभी साथ रहते ही नहीं है। फिर दूसरा कहना नहीं, चंद्रबाबू जा। आज एक जोरदार किस्सा चल रहा है सर, क्या कि नीतीश ने कहा है, मतलब वो परिहास में चल रहा है कि मेलोनी के नंबर दे दो तो हम समर्थन नहीं लेंगे। तो मोदी जी बोले दे देंगे और 1 साल में 2 डिजिट बताएंगे। तो सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है। सोशल मीडिया मीम्स, मतलब उनको एक चंद्रबाबू नायडू को वो उन्होंने एक रैली के दौरान कहा था आप बैठिए, तो वो एक तरफ खड़े हो रहे थे, उनको जबरदस्ती बिठाया। तो अभी उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बार बार दिखाया जा रहा है कि बैठ जाओ भैया, नहीं तो कल से मेरी गवर्नमेंट गजब चलेगी। तो ये जो वो पुराना है लेकिन अभी काम में ले रहे हैं उसको। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग चीजों का आनंद लेना चाहिए। कई बार तमाशा होता है उसमें, आपको ये जो सांप नेवले की लड़ाई वाला मदारी होता है, तो काफी देर तक पता था आप सांप नेवले की लड़ाई होगी, सांप नेवले की लड़ाई होगी, थोड़ी देर बाद वो बंदर छाप दंतमंजन बेच के निकल लेता। सांप की लड़ाई और कराता ही नहीं है, बोलते ही नहीं, आधे घंटे तक बोलता रहता है। सोशल मीडिया है। तो इसका मतलब लोगों को मजा इसमें ज्यादा आया कि मोदी जी गवर्नमेंट चली जा सकती थी? नहीं, वो कश्मकश में हमेशा मजा आता है। आप देखिए, उन्हें देश के उससे मतलब नहीं था। नहीं, देखिए देश का भला हो रहा है, 8% की सोशल मीडिया की सिंसियरिटी की बात कर रहे हैं।
हम एक कुल विचार पे बात मोहब्बत की दुकान का एक प्रोडक्ट है। हाँ, जो तो उसकी बात है। नहीं भाई है। जैसे हमारे देखिए मेरे इसमें मतलब आपको नवीन भाई आपने वो पढ़ा होगा कि हीर रांझा आजकल क्या करते हैं। रांझा जो है वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, इसके अलावा उसको कोई काम तो आता नहीं, तो वो कनॉट प्लेस पे बैठ के और वो बांसुरी बजाता है जी। और बांसुरी बजाता है और उसको ये भी पता नहीं कि अपने को भीख कैसे मांगनी चाहिए। आजकल तो लोग क्या हेड सामने रख देते हैं और वायलिन लेके कोने में बैठे रहते हैं ताकि वो थोड़ा सा भीख मांगने का अपना एक ऊंचा तरीका है, जिससे कि हाँ आर्ट के लिए मिल रही है, जबकि पब्लिक तो इकट्ठी हो जाती है। लेकिन अब वो रील बनने लगी तो किसी ने उसके झोले को खींच के और उस पर कुछ पैसा डालना शुरू कर दिया, तब तो फिर रीलें बनने लगी। रीलें बनने, अब वो तो बेचारा अपने हिसाब से गाता था, तो फिर हीर एंटर हुई और बाद में हीर और रांझा दोनों को हमारे कंसल्टेंट ने देख लिया, उसने उठाओ इसमें यार ये बड़े काम किया, दोनों को उठा के पार्टी दफ्तर में कन्फाइंड कर दिया। अब वो कैंपेन चलाते हैं पार्टी के पक्ष में, पार्टी के लिए वीडियो शूट करते हैं, उनके गाने चलते हैं, तो वो क्या सोशल मीडिया पे तो काम आते हैं। तो हीर रांझा, वो हीर जो है वो कुछ नाच रही है और रांझा बांसुरी बजा रहा है कि ये देश कहाँ जा रहा है, क्या खूबसूरत देश हो रहा है। सर अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है कि एनडीए गवर्नमेंट इस तरीके से बनी है, जेपीसी की डिमांड की है राहुल गांधी, बीइंग अ जर्नलिस्ट आप क्या सोचते हैं इस परिणाम पे और उस लिहाज से? मैंने किस परिणाम पे? अभी जो देखिए ऐसा है कि हमें एक बात समझ, पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स का एक दौर था, एक वो आया जो प्री रिव्यू आता है जिसको ज्यादातर लोग एग्जिट पोल कहते हैं, तो वो फेल हुआ। देखिए एग्जिट पोल पे मेरा कोई खास भरोसा फिर नहीं। मार्केट जो क्रैश हुआ तो दुकान वाला मामला कि हम देखिए देश है ना, की लत के बाद ये सब पालने की बजाय ये परचून का धंधा हाँ, खोले, हाँ। तो परचून वालों ने जो मजे लिए ना उसका पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन नवीन जी आप मुझे बताइए जी। क्योंकि आप राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, मैं उस तरह से राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करता और ना मेरे मुझे उतनी ज्यादा मेरे ख्याल से समझ है कि मैं किसी चीज को कह सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। पिछले 10 सालों से ये पैटर्न चल रहा है, किसी भी चीज को निगेट करना, निगेट करने से चीजें सेंटर में आती हैं और लोगों का ध्यान बाकी चीजों से हटके सिर्फ उसी पे चला जाता है। वो सच है या नहीं है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, वो वाजिब है या तार्किक है या नहीं है, इस बारे में विचार करना एक दूसरा प्रश्न है। लेकिन आपको लगातार भाई एक बार आप किसी की यात्रा में साथ जाते हो और फोटो खींचते हो तो वो तो इंडिपेंडेंट कहलाता है, लेकिन आप किसी दूसरे के साथ में क्या दूसरे के लिए अगर आप कुछ लिख भी देते हो तो आप उसको कहोगे कि ये दूसरी पार्टी का है। तो ये जिस तरह से हम ब्रांडिंग करना ये सब करना तो एक पूरा प्रोसेस बन गया है हाल में। ये राजनीतिक सत्य है अपने यहाँ का, उसमें कोई मतलब इससे आंखें चुराने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए ये उसका एकमात्र लक्षण है या इसको कहें एक स्वाभाविक परिणति है कि जब कोई चीज ऐसी होगी, आप खुद साझा सरकारों के टोटल आंकड़े देखिए, मेरे ख्याल से नवीन जी आपको याद हो तो आप बताएं कि इससे पहले जितनी साझा सरकारें बनी उसमें एक सिंगल पार्टी का नंबर क्या था? किसी का भी 200 से ऊपर किसी 200 का से नहीं ऊपर गया, किसी का नहीं। 56 वाली भी रही है हमारे यहाँ पे, है ना? तो भाजपा का जहां तक मुझे याद है आखिरी वाजपेयी जी के समय में 182 बस अधिकतम तो था। आज आपके पास में एक जो सिंगल पार्टी है उसके पास में 242 तो इस हिसाब से तो ये सबसे मतलब स्ट्रांग साझा सरकार कहलाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि साझा अल्टीमेटली साझा है, वो 2 या 10 से नहीं साबित होता, क्योंकि आपको दूसरे के सहारे पे काम करना है। तो सारे संशय लोगों की इस बात की तो है कि वो जो स्ट्रेंथ दिखाते थे क्या वो स्ट्रेंथ दिखा पाएंगे? पॉलिटिकल इसमें ये है भी सर, मैं अक्सर कहता हूँ कि 1+1=2 गणित में होता है। पॉलिटिक्स में 1+1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता है, 1+1 11 भी हो सकता है, और पहले वाला भी हो सकता है, और पहले वाला 1 और दूसरे वाला 1 वापस अपने औकात पे भी आ सकते हैं। तो वही चीज। नवीन आप कुछ बोल नहीं रहे, मुझे लगता है कि आप काफी गंभीर हो गए। नहीं मैं सब सीख रहा था, आप निराश नहीं लग रहे 400 पार नहीं जाने से? ऐसा लग रहा है। नहीं मैं कंसल्टेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं निराश नहीं अच्छा, हूँ। के नहीं हो हाँ, आप, मैं के नहीं हूँ। तो लेकिन जो आपने बात की थी कि जिस तरह से नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत क्रूरतम तरीके से अब ये हो रहा है। हम जिस बात को कहना चाहते हैं, हीर रांझा का को कंसल्टेंट भी प्यार से ही समझाता है, लेकिन ये पूरा सिस्टम कि मैं जो करूं वो ठीक, तुम जो करो वो अपराध। हम करें तो लीला, तुम करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। नहीं, ये उससे ऊपर जा चुका है। ये फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हल्का है। यहाँ पर तो एकदम आपको अपराधी साबित करने की कोशिश की जाती है, और हर पक्ष से, ऐसा नहीं कोई एक पक्ष कर रहा है। ये राजनीतिक चरित्र बना है ना। तो सर ने कहा कि मैं एक के साथ तस्वीर खिंचवाऊं,
वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन दूसरे के पक्ष में लिखूं, ये ऐसा चरित्र बना। और पिछले काफी समय में जो सोशल मीडिया का दौर और कंसल्टेंट्स का मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल रहा है कि जिन्होंने ये कहा कि डिवाइड करो, मिक्स विचार का आदमी रहना नहीं चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति रेशनल सोचता हो तो ये स्थिति कर दो कि उसको दोनों पक्ष मिलके मारे, हाँ, उसको कोई ना सुने। नहीं वैसे ये है ना, नवीन ने जो कहा है ये अभी का नहीं है, ये शुरू से ये व्यवस्था होती है राजनीति कि वो चाहते हैं राजनीति में कि आप किसी न किसी के साथ हो। अगर आप किसी के साथ नहीं हो तो फिर किसी के साथ नहीं हो, ये ना हम देख लेंगे फिर तो दोनों ही मिलके। वो तो उन्होंने कहा भी है ना, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा। नहीं, वो तटस्थ वो अलग शब्द है। वो अलग आप देखिए ये लोग जो मिस इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, सत्य का पक्ष न लेना तटस्थ होना है। दिनकर की हाइट को, ये आप रास्ते चलते की हाइट में जो आप अपना सोशल जो है वर्चुअली सोच रहे हैं, आईटी वाले सोशल मीडिया वाले लोग ऐसे ही सोचते हैं। नहीं, लेकिन ये बताइए जो ईवीएम हैक होता है ये कैसे होता है? ईवीएम हैक तो नहीं सकता, वो इतने बड़े लेवल पे। अब तकनीकी आदमी है तो थोड़ा सा इस चीज पे हम तीनों को ये ज्ञान दीजिए इसमें। कैसे नहीं है कि मैं ईवीएम के बारे में इतना बता पाऊं, पर फिर भी क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। इतने बड़े स्केल पे, इतने मल्टीपल लोकेशंस पे ऐसे परिवर्तन करना, कोई चीज को कुछ लोकेशंस पे तो है, ऐसे नहीं पॉसिबल। नहीं, कुछ में हो भी जाता है। अरे इतनी चर्चा होगी उस पे, जैसे आप एक प्रोग्राम बनाने का, चुनाव आयोग ने इतनी बार बुला लिया लोगों को, कोई आता है नहीं, पंचायती करनी बाहर से। और ये नवीन जी 2004 से पहले पी साईनाथ चौधरी करके यूएस की यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर थे आईटी के, उन्होंने सबसे पहले मुद्दा ये एनडीए के खिलाफ उठाया था, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ, कि ईवीएम कुछ जगह लागू हुई थी उस वक्त, सभी जगह नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये हैकिंग होती है, ये होती है, वो होती है। लेकिन जब 2004 में यूपीए गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने अपना क्लेम वापस ले लिया। अच्छा, तो अभी ये जो मतलब ये तय है कि यूपीए गवर्नमेंट नहीं करवाएगी ईवीएम है। तो ऐसा देखिए, मुझे हो सकता है कि दूसरे क्या होता है, लगातार कुछ जीते, किसी आदमी की लगातार जीत होती है तो संशय पैदा करने के लिए कुछ 10-20 चीजें बनाई जाती है, और राजनीति में सब होता है। मेरे ख्याल से जितने झूठ राजनीति में चलते हैं, और ये तो जमाना है नहीं हमारे, उसमें तो अंदर एक कैरेक्टर है वो ऐसा करता है, लास्ट में जाता है। लेकिन अब वो जमाना तो है नहीं कि युधिष्ठिर का जो रथ था वो अश्वत्थामा हाथों कहते से ही वो जमीन पे आ गया, एक बालिश ऊपर जो चलता था धर्म का, तो आपको समझ में आया था कि इन्होंने झूठ बोला, नीचे आ गया। अब आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि 3 झूठ बोलो तो 4 बालिश तो ऊपर चढ़ गया। मुझे इस ईवीएम हैक पे सर वो लेकिन ये चल रही है चर्चा फिलहाल ये है, पहले का उदाहरण दे दिया, उस पेज में कितनी बार चर्चा चल गई। इस वक्त की चर्चा ये है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ न होती तो ये और नीचे आते, ये और ऊपर जाते। लेकिन मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरा एक मित्र याद आ रहा है, वो पूरे साल जो है, जो हम लोग सबने शायद बचपन में किया हो, किताब के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ने वाला, तो पढ़ता जरूर दिखता था कॉमिक्स, लेकिन परीक्षा में परिणाम जो आना है वही परिणाम था, फेल हो जाता। फेल होने के बाद आप उसका कारण सुनिए, ये कभी नहीं कहेगा मैंने पढ़ाई नहीं की, वो कहेगा उस दिन ना मेरा पेट खराब हो गया था, दादी मर गई थी, दादी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो ये ईवीएम हैक जो है, वही दादी बीमार हो गई थी और मेरा पेट खराब हो गया था, ये वही है। नहीं तो मतलब अब नहीं होगी ना? नहीं, अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। तो बात होनी चाहिए ना, कुछ खुश हो रहे हैं। पंकज जी, सर दादियां तब भी मरा करती थी जब नवीन जी पढ़ रहे थे, और अब इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी। देखिए पंकज जी, है ना, ये सब चीजें राजनीतिक सत्य है और उनको स्वीकार करना चाहिए, चाहे आप इमरजेंसी के वक्त हो चाहे बाद हो। लेकिन प्याज की बात पे सरकार कर रही थी, अब क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि और जबकि हम इमरजेंसी को इस तरह से मानते हैं कि हमारे जीवन का काला अध्याय था और कितने बड़े बड़े लीडर अंदर थे, और लेकिन उन 2-2.5 साल में निपट गए और वापस इंदिरा जी सत्ता में आई और पंजाब नहीं, ये आप जनता से पूछे ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। जैसे मेरे को एक बहुत क्यूरियोसिटी वाली बात है, पंजाब में बीजेपी नहीं है और कांग्रेस वहां धड़ल्ले से सरकार बनाती आई है, अभी भी बीजेपी तो नहीं है, जिन्होंने सिखों के ऊपर इतने अत्याचार करे और सब कुछ किया। मतलब ऐसा अत्याचार के साहब नाम ही नहीं लेना चाहिए था कांग्रेस का, तो बिल्कुल ही हटा देते साहब, बिल्कुल स्टेट में घुस ही नहीं सकते ऐसे लोग, वहां पे बीजेपी वाले नहीं घुस पा रहे, है ना? नहीं, देखिए ये क्या है आपको, है ना, हमारा देश इतनी ज्यादा जटिलताओं का देश है और संस्कृतियों में उप संस्कृतियां इतनी ज्यादा है कि हम लोगों का एक थ्रेड तो है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जीवन में न जाने क्या क्या है। इसीलिए तो अगर आप 1-2-4 मुद्दों से होता तो क्या उड़ीसा की पूरी गवर्नमेंट उड़ चुकी थी? वही बेरोजगारी, वही तानाशाही, वही सारी चीजें, जितने संदेह आपके पास हैं
वो सब के बावजूद उड़ीसा तो पूरा पूरा जो और पहली बार आया, और मतलब मेरे ख्याल से उनके सांसद भी ठीक ठाक आए। 25 साल से और पटनायक जी का ऐसा उड़िया नहीं बोल सकते ढंग से वो। अभी पर पटनायक जी का एक भी रिकॉर्ड ऐसा खराब लोगों के दिमाग में नहीं आया कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया हो क्या हो। बावजूद इसके तो ये चीजें होती हैं, या तो आपको समझना चाहिए अंदर केरला में एक आया कि नहीं आया, या तमिलनाडु में सीटों को आप भले ही न देखें कि कुछ आई है लेकिन परसेंटेज बढ़ा है, तो क्या एक फिनोमेना अलग तरीके से चलती है। आप इस तरह से है ना इसको है ना जनरलाइज करके हर चीज को नहीं देखना चाहिए। कहाँ कुछ होता है कहाँ कुछ, इतनी बड़ी उपसंस्कृति पूरे देश में, मेरे ख्याल से हमको उस तरीके से देखना चाहिए। बड़ा आसान नहीं होता। आप जो कह रहे हो ना, वहां पे कितने लोग ये चाहते होंगे कि हम लोग एक एक्सट्रीमिज्म जो है उसके साथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो लोग अकाली दल को नहीं दे रहे, उसको निष्फल मान रहे हैं। तो उनको फिर अल्टरनेटिव क्या लगता है? उनको अल्टरनेटिव क्या लगता है कि वही लोग हैं जो कि कांग्रेस में कम से कम वो मॉडरेट लोग तो हैं, जो कि इस देश के साथ भी हम रह सकते हैं। अच्छा, वहां पे हिंदू और सिखों की आबादी का जो परसेंटेज है, आप जानते हैं कि पिछली बार कांग्रेस को सीएम बनाने में कितनी मुश्किल हुई थी। उनको लगा था कि सिख ही चाहिए, कई बार तो आखिरी टाइम तक अंबिका सोनी जी का सिख और पंजाबी दो शब्द चलता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब उनको सीएम बनाने की बात आई थी तो चन्नी साहब को लाए ना उस टाइम पे। उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी का नाम जो चल रहा था, तो वो कह रहे थे अंबिका सोनी जी भी बन सकती हैं, ये सब बातें चल रही थी। लेकिन क्यों बोले नहीं सिख चाहिए, ऐसा आमतौर पे लोग बात कर रहे थे ना, क्योंकि आप पूरा माइंडसेट देखते हैं। हरियाणा में भी लोग कहते हैं नहीं जाट सीएम चाहिए। आप क्यों इस तरह की बात करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि आपको उस जगह की संस्कृतियों में, उस जगह की उप संस्कृतियों में, स्थानीय सत्यों, स्थानीय यथार्थ, बहुत सारी चीजें काम करती है। तो आप इसका जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने ऐसा किया, इस हिसाब से समाजवादी पार्टी को 0 सीट मिलना चाहिए राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में। ऐसा थोड़ी होता है, उसके बहुत सारे स्थानीय सत्य भी होते हैं, उनको देखना चाहिए। तो पंचायती में मोहब्बत की दुकान पे लंबी चर्चा हो गई। सर, वॉशिंग मशीन वाला जो था, हाँ, कि सर आपने किसी चोर उचक्के को डाला और वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के निकलता है, फिर उस वॉशिंग मशीन को पार्टी कार्यालय में क्यों रखा गया? पार्टी वो मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जुमले जो है वो सारे जुमले इसी तरीके से काम करते हैं। उसमें मोमल की गारंटी भी है और मोमल की वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन को पार्टी में रखने से बड़ा फायदा था, पार्टी कार्यालय में। हाँ, पार्टी कार्यालय में। उससे ये होता था कि आदमी को जैसा आप बनाना चाहो वैसा बना सकते थे। लेकिन आपने इसका अंत शायद क्लाइमेक्स पढ़ा हो, तो एक दिन उसने किसी को डाला था, वो उससे भी ज्यादा बदमाश हो गया, जी बिल्कुल। तब जाके उसने वॉशिंग मशीन को जाके खत्म, नोट छापने वाला जी जी। तो कई बार जो है ये प्रयोग जो गारंटी की वॉशिंग मशीन के उल्टे भी हो जाते हैं। वो हुए भी सर इस बार, लगता है बहुत ज्यादा। इस बार जितने भी सबने वो आ गए सब। तो ये वॉशिंग मशीन में आपने जो है अगर किसी को डाला, वो एक पॉकेट मार जो है मोटिवेशनल स्पीकर बन के निकल तो आया, लेकिन चौथा पांचवा जब आपने डाला तो वो सिर्फ पॉकेट मार ही करता था या जाली नोट बनाता था, लेकिन बाहर निकल के आया पता लगा तो पूरा बैंक ही चला रहा जाली चीजों। तब उस मशीन को तब आपको मशीन को पीछे बागीचे में जाके डालना। एक चीज और चल रही है सर, सोशल मीडिया की बात। हाँ, जैसे जीते ना बीजेपी वाले, मतलब जैसे भी कम सीटों से जीते, तो हिंदुओं को गाली देने वाले कई व्हाट्सएप चालू हो गए, जिसमें कहा जा रहा है कि साहब अगर अच्छा हुआ राम जी लंका में, मतलब हिंदू अयोध्या से लेके नहीं गए, वानरों को लेके गए, जो जीत के आ गए, अयोध्या से ले जाते तो वहीं पे रह जाते और बिक जाते और रावण की साइड। ये सब वही लोग हैं, ये सब वही लोग। आप मेरे को एक बात बताओ, ये सब क्या है? ये सोशल मीडिया ने एक प्रजाति पैदा की। कई बार क्या होता है, आपको मैंने बहुत पहले शायद उदाहरण बताया हो कि क्रिकेट के पिच पे सचिन तेंदुलकर सेंचुरी ठोक रहा है 99 और 100 जैसे ही वो लगाने जा रहा है, इतनी देर में कपड़ा नंगा लड़का जो है वो पिच पे दौड़ गया। तो दूसरे दिन फोटो सचिन की सेंचुरी की नहीं छप रही है, वो नंगे लड़के की। तो ये जो आपका अट्रैक्ट करने की जो इच्छा होती है, यार मेरे साथ इतने भी हो, मैं भी एक मजा ले सकता हूँ, ऐसे सोशल मीडिया पे आपको बहुत लोग मिलेंगे। उनको लगता है अपनी चुटकी से कितने व्यूज आए, कितने लोग अपने को लाइक कर रहे हैं, कितना लोगों के बाप मर जाते हैं और वो श्रद्धांजलि पे लाइक गिनते रहते हैं। जी, ये बात पे कमेंट आया। ठीक कह रहे हो, ये शर्मनाक सच है, ठीक बात। लेकिन है। मेरे एक पुराने मित्र हैं सर, जर्नलिस्ट हैं, उनके पिताजी का निधन हुआ, तो पूर्व मुख्यमंत्री थे उस वक्त अशोक गहलोत जी, गए थे उनके वहाँ। उन्होंने बड़ी पोस्ट लिखी, उस पे खूब कमेंट आए, तो उनका श्रीमान यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, ये वो जो पिताजी थे उनके नाम के आगे श्री भी नहीं लगे और न उल्लेख किया पिताजी का नाम। तो आप इससे समझ सकते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या था।
ये बात आपने पकड़ी होगी। मैंने नहीं, नहीं, मतलब कि लोग लेकिन जो एक बात आपको कंटेंट के समझ, लोग हैं जो प्रदीप कह रहे हैं नवीन इसको रोज भुगतते हैं क्योंकि ये ट्विटर पे और फेसबुक पे और न जाने किस किस पे ये सब जानते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा सक्रिय उस तरह से नहीं हूँ और पंकज जी तो चूंकि उसके क्या कहते हैं किचन में क्या बन रहा है ये जानते जी। हैं, डाइनिंग रूम के अलावा भी बाकी चीजों को जानते हैं कैसे उसको तैयार किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि व्यूज किन पे आते हैं, लाइक्स किन पे आते हैं। जितना फ्रॉड हो, जितना फर्जी हो और जितना आपको गुदगुनाने वाला है, चौंकाने वाला हो, उसमें सबसे ज्यादा आप वो जो आप क्लिकबेट कहते हो वो क्या है जी। जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपके जानबूझ के शीर्षक ये अब देखो मोदी के 3 से 14 होने वाले हैं या नहीं, नीतीश कल पलटी मारने ही वाले हैं, ये ऐसा शीर्षक लगा के जो थंबनेल डालते हैं वो किसके लिए डालते हैं? तो इसलिए आपको मेरे ख्याल से मोहब्बत की दुकान जो है वो दुकान में बहुत बड़ा काउंटर इसी बात का है कि अंदर कुछ नहीं। नवीन ने कुछ बोला नहीं ज्यादा। नवीन जी और मोहब्बत की नवीन दुकान- पटनायक की शायद उससे दुखी हैं। हम सर, बहुत भले आदमी थे, मुझे लगता है भले आदमी थे, लेकिन भले आदमी के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, देखिए ये भी स्वीकार करें। उन्होंने वो जगन्नाथ क्या कॉरिडोर भी बनाया बहुत शानदार। उनको नहीं, उनकी बूढ़ा वजह से बेटा हॉकी कहा टीम जाता है। बहुत अच्छा करके आई। उड़ीसा का उनके पिता जो थे स्वर्गीय जीजू, उन्होंने इंडोनेशिया का जो उनका इतिहास रहा, इंडोनेशिया की पूर्व राष्ट्रपति रही क्या मेघावती, उसका तो नाम उन्होंने दिया था। तो उनका एक उड़ीसा में एक बहुत गजब का सोशलिज्म उन्होंने डेवलप किया, लंबा चला। नहीं वो तो बिजू का अपना है, बिजू का अपना एक ऑरा था, जो हमारे सोशलिस्ट नेता थे उनका अपना। इसमें कोई तो संदेह नवीन नहीं। बाबू ने अपना नवीन बाबू ने भी अपनी तरह से किया। 60 दिन अगर वो और सीएम रहते तो देश के सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले अभी तक पवन कुमार चामलिंग शायद सिक्किम के सबसे ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन तो आपने नवीन को नवीन से जोड़ के क्या नवीन आप बताइए जरा, आप बोले आगे। नवीन जी नहीं, मैं तो- गलत बात है। हाँ। बोलना पड़ेगा। नवीन पटनायक की जब नवीन चौधरी का दौर है। नवीन चौधरी कंसल्टेंट नहीं है, ये क्लियर कर दिया जाए कि कंसल्टेंट नहीं है। नवीन चौधरी K4 कंसल्टेंट नहीं K4 देखो कंसल्टेंट का एक ही काम होता है जो मैंने उसमें लिखा है। कंसल्टेंट का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो एक को कहे कि चारपाई पे चर्चा करो तो जीत जाओगे, और दूसरे को चाय पे चर्चा करोगे तो जीत जाओगे। दोनों से पैसे ले ले और अपनी जेब में रख ले और बताए कि दुनिया को ऐसे चलना और फिर चाहिए। ये और बताते हैं चारपाई वाले की कमी थी, मैंने तो हाँ मैंने तो बोल दिया। अच्छा, मेरा ये भी मानना है कि कंसल्टेंट जो है वो रिसर्च बहुत अच्छा करता है। कंसल्टेंट ने ऐसा सफल है, लोग नवीन- बनाए। नहीं, मैं कारण आपको समझाता हूँ सर। ऐसा है यार, बेवकूफ बनाने के लिए बहुत रिसर्च सर कारण तो सुनिए आप कि कंसल्टेंट देखी होगी आप। कंसल्टेंट कितना बढ़िया रिसर्च करता है, वो सफल लोगों को उसी को बनाता है जो पहले से सफल हो रखा हो। देखता है कि ये सफल है तो मैं इसी को रिसर्च करके बताऊंगा और फिर कहेगा कि देखा मैंने इनको सफल बनाया। मनी हाइस्ट एक होता है सर, देखिए वो नाकाम होने का डर पैदा कर दो अगर आप, तो आप किसी को सफल होने का मंत्र भेज सकते हो, पुड़िया सरका सकते हो उसके साथ। इंश्योरेंस की जैसे। तो हर वो तो मौत का डर दिखा के जिंदगी मतलब बेचते हैं, डर ही- है ना? एक तरह से। तो आप जो है नवीन जी ने जो कहा है उस तरह से देखें तो वो हमेशा सफल लोगों को इसलिए बताते हैं कि तुम कल असफल हो जाओगे तो क्या होगा। मैं तो बड़ा उस सिद्धांत पे हमेशा यकीन करता हूँ कि आप हिमालय पे जाते हैं तो वहाँ मकान बनाने तो जाते नहीं, झंडा लगा के लौट आइए, काम खत्म हुआ। ये अच्छा था। लेकिन लोग बाग जो है फिर भी मानते हैं कि वहाँ मकान बनाया जा सकता है क्या, तो कंसल्टेंट सोचता है अच्छा इसको मकान बनवाना, चलो पकड़ो इसको, देख लेते हैं। हाँ। फिर वो आपके मकान की ईंटें वो आप ले जाता है खुद ही वो उठा कहता है के। खर्चा ज्यादा लगेगा, ऊपर ले जानी है ईंटें। हाँ। है ना? वो जो कुछ को करना होता है उसका बिल तो बहुत बढ़िया बनता है। भैया तुम्हारे चुनाव में जो हुआ, जिसको जो तकलीफ हो रही हो, जिसको जो प्रसन्नता हो रही हो, वो अपनी जगह पे, लेकिन कंसल्टेंट सब सुखी है, सब सुखी है। पर्याप्त पैसा अंटे में है। जी, तो कंसल्टेंट सब सुखी हैं, मोहब्बत की दुकान। और इस पे आज चर्चा की हमने इस पंचायती कार्यक्रम में। आपको हिंदी के साथ जुड़े रहे हैं नवीन चौधरी जी, पंकज शर्मा जी और यशवंत व्यास जी। शुक्रिया आपका कि इतने अच्छे लोगों के साथ आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि कैसे लगा आपको हमारा ये पंचायत। और अगर आपने नहीं किया तो हम सारे कंसल्टेंट बन के आपके घर आने वाले हैं। K4 कंसल्टेंट। ठीक, नमस्कार।